तो सर पूरा मत मानिए, जस्ट आई वांट टू नो योर एज, यू कंफर्टेबल? 39 years. ओके, तो सर व्हाट इज योर व्यू, what are your views regarding business succession? मतलब बिजनेस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर करना। मैं सबसे पहले एक बार जस्ट जनरली व्यूज जानना चाहता हूँ कि क्या व्यूज हैं। सर अच्छी बात है। आज अगर आपके फैमिली बिजनेस में वो पोटेंशियल है एंड आप उस आइडियोलॉजी से रिलेट करते हो और उसको आपको लगता है कि आप उसको आगे लेके जा सकते हो, तो इट्स अ गुड ट्रेंड, गुड आइडिया। एंड वी ourselves आर थर्ड जनरेशन इनटू दिस। हाँ, वो अलग बात है। ओह, एंड वो है कि हम उसमें ही एक्सटेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन हमने किए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हैंडलूम वी गॉट इनटू garments, and from garments we got into manufacturing and trading of fabrics. तो from the bottom vertical से हम अपर साइड में एक एक ये है, जब क्योंकि गारमेंट्स में फैब्रिक की जरूरत होती थी तो हम इस तरीके से फैब्रिक्स में पहुंच गए। तो उसी के सराउंडिंग में हम थर्ड जनरेशन है एंड उसी तरह से वो सक्सेशन करते आ रहे हैं। तो मैं तो इसको सही मानता हूँ। हाँ पवन जी, मैं आपसे मतलब ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब मैं खुद इस बात को गो थ्रू कर चुका हूँ। सो मैं आपसे जो पूछूंगा उसमें ना एक जनरलाइज, मुझे जनरल एक आप उसका आंसर देना रादर देन पर्सनल, पर्सनल देना है इसमें। चैलेंजेस आए सर जब ट्रांजिशन होता है जनरेशन टू जनरेशन? जनरलाइज नहीं सर, आप तो ये तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया कि मेरे लिए क्या चैलेंजेस आए ऐसे पूछ सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली चैलेंजेस आए और आज तक हैं वो चैलेंजेस। जैसे कि आपका प्रोसेस और थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन, एंड बिजनेस वो चलाते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे आप रिवोल्ट नहीं करना चाहते पर थोड़ा बहुत करते भी है और नहीं कर पाते, दोनों ही हो जाती हैं चीजें। तो उस जनरेशन का रिस्पेक्ट करते हुए आप मिलीजुली सरकार चलाते हो और क्योंकि उनके एफर्ट्स को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो स्केल उन्होंने करके आपको प्लेटफॉर्म दिया है और उस स्केल से आपको और आगे लेके जाना है। तो पर्सनली मैं कहूँगा कि चैलेंजेस आएंगे आइडियाज में, आइडियोलॉजी में, स्केलिंग अप में, क्योंकि आप नए मेथड्स को करते हैं एंड जो उस जनरेशन है उन्होंने उसके रिस्क देखे हुए हैं, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद हम हमारे मेथड से जाते थे तो और बेटर स्केल अप करते थे, लेकिन उनका रिस्पेक्ट और हमारे आइडियल्स को लेकर साथ चलते हैं तो ठीक ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस प्रेजेंटेशन। Just a second. सो एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है ये कि जब फैमिलीज जो है, खासकर एक घर में इंडियन सिनेरियो में ज़्यादा ब्रदर्स एक बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, फादर और उनके सन्स वो इन्वॉल्व होते हैं, आजकल डॉटर्स भी इन्वॉल्व हैं, डॉटर इन लॉज भी इन्वॉल्व होती हैं। सो एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है और सिचुएशन ऐसी है कि खुल के बात भी नहीं हो पाती।
आई थिंक वो जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि चीज़ें जो है अंडर द कार्पेट रहती हैं। और जो सबसे बड़ा नुकसान है, आई बिलीव, बिजनेस तो चलो एक है जो चीज़ है, रिलेशंस भी सफ़र कर जाते हैं। पर्सनली आई फील रिलेशंस जो है अटमोस्ट प्रायोरिटी है। पैसा उसके बाद है, रिलेशंस आर द अटमोस्ट प्रायोरिटी। और अगर ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो रिलेशन सफ़र कर जाते हैं। एंड दैट इज़ द वर्स्ट, यू नो, अ फैमिली कैन गो थ्रू। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? हेलो? हेलो? यस यस। हाँ जी सर, राइट या है पॉसिबल ऐसी चीजें होने के लिए। सो आई जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी एक हमारे महाभारत का एक किस्सा है। कृष्ण जब शांति दूत बन के जाते हैं कौरवों के पास, लास्ट एफर्ट देते हैं कि वो कोई वॉर ना हो, युद्ध ना हो। और वहां जहां वो जाके 5 गांव भी ऑफर करते हैं कि अगर 5 गांव भी मिल जाते हैं तो हम युद्ध टाल देंगे। सो एक बड़ी सुंदर बात वो जो राजा है वहां का धृतराष्ट्र, उसको कहते हैं कि आप अपने प्राण त्यागने से पहले अपने कुटुंब को एकत्रित करिए। सच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशंस ऑफ फैमिली, कि वो उनको ये कह रहे हैं कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। एंड ये मैं सिर्फ यंगर जनरेशन के लिए नहीं कह रहा, ये फॉर एवरीबडी, कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुटुंब को एकत्रित करिए। और जो फैमिली विच इज यूनाइटेड, मैं अभी आपको एग्जांपल्स आगे दिखाऊंगा, कैन एक्चुअली मूव द वर्ल्ड। एंड दे आर मूविंग द वर्ल्ड एक्चुअली। द फैमिलीज विच हैव बीन यूनाइटेड, दे आर एक्चुअली मूविंग द वर्ल्ड। कैन और कुड नहीं, दे आर ऑलरेडी। सच इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ फैमिली। लेकिन मोस्टली हमें पता है हमारे आसपास, हमारे घरों में, बाजू में, हर जगह फैमिली, मतलब एक्सटेंडेड फैमिलीज में क्या हो रहा है। जो किचन टेबल है, अगर भाई भाई हैं और उनमें एक यूनानिमिटी नहीं है, अगर एक सिस्टम से काम नहीं चल रहा है, या फादर ब्रदर है, तो जो किचन टेबल है वहां तक वो फ्रिक्शन आ जाता है। और अगर भाई भाइयों में प्रॉब्लम आ गई या बाप बेटे में प्रॉब्लम आ गई, तो उनके स्पाउसेस में भी प्रॉब्लम आ गई। मीन्स सच एन ऑड, कितना ही मतलब ऑड सिचुएशन हो है वो। सेकंड, अगर सिस्टम नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो जो बिजनेस है वो एक पर्सनल एटीएम की तरह यूज होने लग जाता है। कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई करंट अकाउंट तो एक पर्सनल अकाउंट की तरह यूज होने लग जाता है। कोई गाड़ी ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, और वहां फिर क्लैशेस। जो रिस्पेक्ट कर रहा है बिजनेस की, वो इनफैक्ट फिर भुगत रहा है। जो उसको एटीएम की तरह यूज कर रहा है वो तो मिस यूज कर रहा है, और जो सीधे सीधे चल रहा है वो बेचारा, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें यार, मैं तो ऐसा कर नहीं रहा, लेकिन ब्रदर है या फादर है या बेटा है, वो ऐसा कर रहा है। अब बोले भी तो कैसे बोले, क्या बोले। अच्छा, 2 भाई हैं, दोनों अलग तरीके से चलाना चाहते हैं बिजनेस। एक डिस्काउंट पॉलिसी दे रहा है और एक ने दिया और दूसरे ने रोक दिया। टीम को एक टीम को ए डायरेक्शन दे रहा है, वो 1 घंटे बाद दूसरा आता है और वो बी डायरेक्शन देता है। मखौल मजाक जैसे एक तरह से उड़ने लग जाता है फैमिली का। कि देखो या तो कि अगर प्रॉपर सिस्टम। सर आवाज चली हेलो? गई थी सर। सर आवाज चली गई थी आपकी। ओके, जस्ट अ सेकंड प्लीज। हाँ हाँ, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड।
Hello. Yeah, am I audible now? Yes, हाँ जी sir. सर। Yeah. So ये मैंने 3 एक सिचुएशंस करी थी कि किचन के डाइनिंग टेबल तक इश्यूज आ जाते हैं फैमिली के। दूसरा, हम एटीएम की तरह करंट अकाउंट को, बिजनेस के करंट अकाउंट को एटीएम की तरह यूज करने लग जाते हैं, और उसमें जो सीधा सीधा चल रहा है, जो भाई या बहन या जो भी है पार्टनर, वो बेचारा बड़े कश्मकश में आ जाता है कि यार व्हाट शुड आई डू देन, किसको कहूँ, कैसे कहूँ। एंड थर्ड, कि 2 डायरेक्शन सी, 2 घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। एक डिस्काउंट दे रहा है, एक उसको कैंसिल कर रहा है, एक कोई अलग ए डायरेक्शन दे रहा है, दूसरा उसकी बी डायरेक्शन दे रहा है, और टीम जो है उसका बेसिकली मजाक उड़ा रही है। सो यहाँ तक क्लियर है? शुड आई मूव फॉरवर्ड? हाँ जी। अब जब ट्रांजिशन शुरू होता है, तो यहाँ पर जो ओल्डर जनरेशन है उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि पहले तो वो क्लैरिटी ले ले कि क्या वो एक्चुअली ट्रांजिशन करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और किस लेवल की ट्रांजिशन करना चाहते हैं। तो वहाँ क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बिजनेस मैंने स्टार्ट करा, सब कुछ इनिशियल 20-25 साल की मेहनत मैंने करी, हो सकता है मैं नहीं देना चाहूँ, देना तो चाहता हूँ पर पावर नहीं देना चाहता। तो वो क्लैरिटी जो जिसका बिजनेस है उसको होना बहुत जरूरी है कि बेटा मैं ये रोल आपके लिए देखता हूँ, आपको सूट करता है तो ठीक है, नहीं तो ओके। तो सबसे पहले तो वहाँ है उसको ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि वो किस लेवल तक पावर को डिस्पेंस करना चाहता है। सेकंड पॉइंट, अब आती है यहाँ पर सिस्टम्स की बारी। अगर जिसका बिजनेस है, जिसने 20, 25, 30 सालों से चलाया है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हर चीज उसके ब्रेन में है। अब हर वो ही पर्सन बॉटलनेक बन जाता है। आप देखिए, मैंने इस इमेज में ये बंदा है बीच में, यही बॉटलनेक है, ये जो चला रहा है यही बॉटलनेक है, क्योंकि इस कुछ चीज भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हर चीज इससे ही पूछनी पड़ रही है। द ओनर बिकम्स द बॉटलनेक। हेलो? करेक्ट सर। सो यहाँ पर सिस्टम्स की जो एक इम्पोर्टेंस है वो बहुत जरूरी है। एटलीस्ट मोटे मोटे सिस्टम्स जहां पर क्लैश हो सकता है कि हमारी डिस्काउंट पॉलिसी कैसी है। कपड़े के व्यापार में अक्सर इस चीजों पे, मतलब सोचने, मतलब शायद सुन के भी हैरानी होगी, पर इन चीजों पे अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि 10% डिस्काउंट दे दो, 5% दे दो। तो फिर वो वहाँ क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास, हमने ये तय कर लिया कि सक्सेशन होगा, तो हमारी डिस्काउंट पॉलिसी क्या है। तो मोटे मोटे तौर पे हाथ से वो पॉलिसीज लिखी जा सकती है, तो क्लैश ही नहीं होगा। अदरवाइज यंगर जनरेशन को लगता है कि यार हर चीज इन्हीं से ही पूछनी पड़ती है, कभी ए कह रहे हैं, कभी बी कह रहे हैं। यही छोटी छोटी चीजें जो है आगे चल के रिलेशंस को खराब करती हैं। सो एक क्लैरिटी होना मोटे मोटे तौर पे कि हमारा धंधा कैसे चलता है, हम डिस्काउंट कितना देते हैं, हमारे एमओक्यू कितने हैं, हम क्रेडिट कितना देते हैं, कितने क्रेडिट डेज हैं, 30 दिन है, 60 दिन है। ये 5-7 चीजें हैं, अगर इनको हम हाथ से, कोई कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं, हाथ से पेपर पे भी लिख लें तो हम जड़ी काट देंगे जो क्लैशेस होने हैं उसकी। अब आप एक चीज देखिए कि जब बिजनेस ग्रो नहीं करेगा या एक बहुत ही सीमित तौर पे बिजनेस ग्रो करेगा, जैसे कि आजकल हो रहा है फैशन के, खासकर फैब्रिक्स की इंडस्ट्री में,
और जनरेशन जब आगे बढ़ती जाएंगी तो रिसोर्सेस कम हो जाएंगे और क्लैश होना अनिवार्य हो जाएगा। पहली जनरेशन एक फाउंडर एक फैमिली, सेकेंड जनरेशन में 2 भाई आ गए, ऑन एन एवरेज, कई बार 3 भी होते, मैं 2 ही ले रहा हूँ, 2 फैमिली को सपोर्ट करना है। थर्ड जनरेशन तक आते आते वो 4 भाई हो गए या 4 सिबलिंग्स हो गए, 4 फैमिलीज हो गए। अगर बच्चे ज्यादा है तो ये 4 फैमिलीज 6-7 भी हो सकती हैं। तो बिजनेस अगर 6-7% प्रति एनम पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन फैमिली साइज तो 100% बढ़ रही है पर जनरेशन के हिसाब से, तो वहां फिर क्लैशेस। मैंने अपने ही यहीं नेहरू प्लेस में कितना देखा है कि एक बड़ी दुकान है, अब भाइयों में नहीं बनी तो फिर 2-2 छोटी हो गई। अब जब नेक्स्ट आगे जनरेशन आएगी तो फिर उनका आगे बंटवारा होगा। सो विच मीन्स कि बिजनेस को हमारे को एक सर्टन परसेंटेज से ग्रो करना पड़ेगा पर एनम, अगर हम ये चाहते हैं कि ये जनरेशनल एसेट बने और आगे जाके कोई क्लैशेस ना आए। देन ग्रोथ इज नॉट अ लग्जरी और इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज मैंडेटरी। अब मोस्टली बिजनेस की दुनिया में, और ये डेटा कहता है, थर्ड जनरेशन कर्स, एक शब्द है थर्ड जनरेशन कर्स, कि अक्सर आते आते बिजनेस थर्ड जनरेशन तक समाप्त हो जाता है। जो बिजनेस विजन नहीं रखते, सिस्टम्स नहीं लगाते, सिस्टम्स की अहमियत नहीं देते, वो थर्ड जनरेशन तक खत्म हो जाते हैं। हम आसपास की अपने ही फैमिली में कितनी ऐसे रिजल्ट्स देख सकते हैं कि दादा का बिजनेस बहुत अच्छा था, फिर आगे बच्चे आए, बच्चे बटे, एंड थर्ड जनरेशन तक आते आते उससे सारा जूस निकल चुका होता है। 90% से ज्यादा ये थर्ड जनरेशन कर्स है, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सिस्टम्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अब देखिए, मैं अगर कह रहा हूँ 90% है, तो बाकी 10% भी हैं लोग ऐसे जो सिस्टम्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, एसओपीस को इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो आगे एम्पायर बना पाए हैं। जब मान लीजिए मेरा बिजनेस है और मैंने आगे ट्रांजिशन करना है, तो मैं बहुत पहले ही, इनफैक्ट सक्सेशन तो एक दूसरी चीज हो गई, मैं पहले ही सिस्टम्स लगाने लग जाऊंगा, हर चीज को मैं डॉक्यूमेंट करने लग जाऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक जानकार हैं, वो कपड़े के काम में नहीं है, वो मशीन्स बनाते हैं जिससे टेस्टिंग होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। अच्छा खासा काम है उनका, एंड दे आर वेरी मच सिस्टम ओरिएंटेड। उन्होंने क्या करा, उनका एक मिनिमम एमओक्यू है कि हम इतना मिनिमम ऑर्डर ही करेंगे। तो लीड्स तो उनके पास बड़ी सारी आती थी, तो जो उस एमओक्यू से कम लीड्स आती थी वो उसको भी टैप करते थे, मतलब उसको भी डॉक्यूमेंट करते थे और सिस्टम में लिख देते थे कि यार मान लीजिए उनका 10 लाख का एक एमओक्यू है, और मान लीजिए लीड आई 2 लाख की, 3 लाख की, तो वो नहीं करेंगे क्योंकि उनका 10 लाख का है एक फिगर, लेकिन वो लिख देते थे कि यार ये जो 2-3 लाख का है ये लो है, इसलिए हम। अब जब आके उनकी जनरेशन आई तो उनके पास एक डेटा इकट्ठा था लो एमओक्यूज का, जो वो छोड़ चुके थे, नहीं करा था। तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए कहा कि ठीक है, अभी हम आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस में नहीं लाते, एग्जिस्टिंग बिजनेस में पहले से थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद कहा आप अपना खुद वेंचर करिए, और ये जो सारी लीड्स हैं जिनको हम रिजेक्ट कर चुके हैं लो एमओक्यूज वाली, आप इन पे काम करें, आप एक बिजनेस मॉडल इस पे बनाएं। अभी मेरी कुछ दिनों पहले उनसे बात हो रही थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुषार, मेरे बेटे को जो मैंने चिल्लड़ लीड्स दी थी, उसने वो बिजनेस हमारे बिजनेस से बड़ा कर दिया। मतलब ये सुन के मुझे इतनी हैरानी हुई, खुशी भी हुई, लेकिन हैट्स ऑफ टू द फादर कि जिन्होंने सिस्टम्स को अहमियत दी, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट ना होती लीड्स तो मतलब ही नहीं था कि ये सिस्टम खड़ा हो पाता। अब कल को जाके जब फादर हेल्थ वाइज डाउन होंगे तो वो आसानी से अपना ये वाला बिजनेस भी उनको दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे को पूरा एक्सपीरियंस हो गया, उसने अपने आप को प्रूफ करके भी दिखा दिया। सो एक ही बस मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि
क्यों सिस्टम्स लगाना, डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम्स का मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उनके सबसे पहले रिलेशंस जो है उनके बेटर से बेटर हो जा रहे हैं, उनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी है और ग्रोथ है सबसे बड़ी बात। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। टाटा का हम हर कोई नाम जानता है। 1868 में एक टेक्सटाइल मिल लगाई थी टाटा ने, सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल, और आज वो एक कॉन्ग्लोमरेट है। पाकिस्तान की जो कंट्री है उससे बड़ी टाटा की इकोनॉमी है। सिमिलरली टीवीएस ग्रुप, एक बस सर्विस थी, वन सिटी टू अनदर सिटी, एक बस सर्विस थी। क्या विजन था कि हम सिस्टम्स लगाएंगे। और ये नहीं है कि ये उसी जनरेशन में, भी आपको आगे दिखाऊंगा, ये जनरेशनल चीज है। टाटा एक जनरेशन में नहीं बनता, या और भी एक जनरेशन में नहीं बने। एक जनरेशन तो उसको जस्ट एस्टैब्लिश करने में लग गई, सेकंड जनरेशन लगी सिस्टम्स लगाने में, थर्ड जनरेशन ने 10x करा। सिमिलरली रिलायंस इंडस्ट्रीज 1960 में विमल नाम का इन्होंने भी टेक्सटाइल मिल लगाई थी। विमल, ओनली विमल करके जो फैब्रिक था, ब्रांड था इनका। अगेन इन्होंने, अंबानी जी ने डॉक्यूमेंटेशन करा, डेटा के बल पे खेला, हर चीज डॉक्यूमेंट करी है, आज रिजल्ट सबके सामने। एक और एग्जांपल है द मुरुगुप्पा ग्रुप का। एक स्मॉल ट्रेडिंग फैमिली थी ये, और आज अगेन ये कॉन्ग्लोमरेट है, क्योंकि कला आ गई, आर्ट आ गई कि कैसे लोगों से काम करवाना है। 10,000, 20,000, 50,000 लोगों से कैसे काम करवाना है, वो इन्होंने वो चीज सीखी। प्रॉपर जब ट्रांजिशन हुआ तो फैमिली का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बकायदा, कि जब भी कोई नया बंदा आएगा, नया फैमिली मेंबर आएगा, उसके क्या राइट्स होंगे, उस पर क्या लिमिटेशंस होंगी, उसकी क्या ड्यूटीज होंगी। तो जनरेशन बाय जनरेशन वो चीज आगे जा पा रही है। सिमिलरली विद अरविंद लिमिटेड, जो अरविंद मिल है, आज वो डेनिम के, लेवाइस के बहुत बड़े सप्लायर हैं, बट दे आल्सो स्टार्टेड वेरी स्मॉल। एक ट्रेडिशनल अहमदाबाद की मिल से ये कपड़ा बेचते थे, बट अगेन स्ट्रक्चर्स लगाए। जब सेकंड जनरेशन आई, बिकॉज स्ट्रक्चर्स वर देयर, तो दे वर एबल टू इजीली डिवाइड द रोल्स और बच्चों को सेटिस्फाई कर पाए, आगे वाली जनरेशन को सेटिस्फाई कर पाए। अब आते हैं सर कि हम, चलो ये तो बड़े बड़े नाम हो गए, कि हम एज अ स्मॉल कपड़ा व्यापारी आज हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन जो है, एक तो ट्रांजिशन स्मूथ हो सबसे पहले, और फिर ग्रोथ हो। तो हमने जो जहां मोटा मोटा है परचेज एंड इन्वेंट्री, इस पे हमने अपने स्ट्रक्चर लगाने हैं। अगर हम प्रोडक्शन में हैं तो हमने प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम हमने दुरुस्त करना है। ऑन पेपर होना चाहिए कि मेरी मशीन शिफ्ट वाइज मेरी कैसे क्या प्रोडक्शन होती है। अगर ट्रेडिंग है तो इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा रोल है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक चीज, वो सेल्स एंड अगर ये सेल्स एंड कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर ये चारों चीजें, 4 डिपार्टमेंट्स हम इसमें सिस्टम्स लगा लेते हैं, तो अगर आगे 2 या 3 बच्चे भी आते हैं तो इजीली काम को मैनेज किया जा सकता है। कि एक को बोल दिया कि भाई तू सेल्स एंड मार्केटिंग देख, एक को बोल दिया कि तू परचेज एंड इन्वेंट्री देख, क्योंकि उनके सिस्टम्स डेवलप्ड है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस डेवलप्ड है, तो लास्ट मंथ में, जो हर मंथ में जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका वो फैमिली जो है आराम से उसका डिवीजन कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ सिस्टम्स नहीं लगे तो हर कोई हर जगह घुसेगा और वही प्रॉब्लम शुरू होगी। जब हर किसी को पता है कि मेरा दायरा ये है,
तो बिजनेस बहुत स्मूथली चल सकता है। लेकिन जब किसी को पता ही नहीं है कि मैं जब बस अगर सिर्फ यही बोला है कि सेल करनी है, ग्रोथ करनी है, तो फिर लड़ाई पक्की है। क्लैरिटी चाहिए माइंड को कि मैंने भाई क्या काम करना है। आप मेरा अगर मैं एक लड़का हूँ और मेरे को ड्यूटी दी है कि आपने सेल्स एंड मार्केटिंग आपका काम है, आपने लीड जनरेट करनी है। कितनी? हफ्ते की 100, उसमें से लीड कन्वर्ट होनी चाहिए 5% या 10%, मतलब 10 इनवॉइस कटने चाहिए। तो ये दिमाग को समझ आता है कि यार मैंने ज्यादा से ज्यादा लीड्स क्रिएट करनी है, अभी 100 हो रही है, 50-60 हो रही है, मुझे उसे 100 पे ले जाना है, कैसे ले जाऊं भाई, मैं ऐड चलाऊं, ये करूं वो करूं। अगर मेरा काम, मेरे फादर ने मुझे मान लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट दिया है, तो मैं देखूंगा कि हाँ मेरे कौन सा क्या मेरा स्टॉक है, फास्ट मूविंग क्या है, स्लो मूविंग क्या है, हर फैब्रिक को क्या मैंने एसक्यू दे रखा है, हर फैब्रिक की मेरी क्या हर रोज की मेरी सेल है, ये जो सिस्टम से कितना हर रोज आउट हो रहा है। तो मैं ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करूंगा ताकि मैं स्टॉक को मिनिमम रख के सेल्स को मैक्सिमम को रख सकूं। मैं सिर्फ वही स्टॉक रखूं जो ज्यादा वायरल हो रहा है। तो ये तभी हो पाएगा जब मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट करूंगा। यहां तक समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हेलो? नहीं सर, कोई Yeah, क्वेश्चन नहीं, understood. समझ में आ गया। ओके। ठीक है, अब ये देखिए, ये 91% ऑफ इंडियन फैमिली बिजनेसेस आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोथ, बट 52%, ये तो मेरे को लगता है फिगर कम है, इससे ज्यादा होगा। 52% ऐसे जो सेकंड जनरेशन आ रही है या जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो कहती है कि हमारे को रेजिस्टेंस फील होता है। और अगर एक सर्वे ओल्डर जनरेशन पे करें तो वो कहेंगे यार ये लोग काम नहीं करते, हम जैसा करते थे, हम जितनी मेहनत करते थे। सो दोनों को एक फ्यूजन करना पड़ेगा। ओल्ड जनरेशन अपना पावर लूज नहीं करना चाहती। अगर सिस्टम्स होंगे तो वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस पे कंट्रोल रख सकते हैं, वो बजट एलोकेशन कर सकते हैं। देखो यही प्रॉब्लम होती है कि फादर कह रहा है कि यार तूने इतना कपड़ा ले लिया, तूने बजट, मतलब वो बिका तो था नहीं, वो पड़ा हुआ है। अगर हर चीज का बजट बनेगा कि भाई इस महीने का हमारा ये बजट है, मार्केटिंग अगर एड्स लानी है तो हमारे 50,000 का बजट है, हमारा इस बार परचेज का ये बजट है, ऑन ऑर्डर अगर कोई ऑर्डर आता है वो बात अलग है, तो फिर क्लैशेस खत्म हो जाएंगे। ये जितनी भी मैंने आपको कंपनीज दिखाई या जो भी सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर पा रहा है, वो ऐसे ही करता है। जो ओल्डर जनरेशन है वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस को पकड़ लेती है और बजट देती है। जो यंगर जनरेशन है उसको बजट देती है कि भाई इस बार आपका सेल्स एंड मार्केटिंग का ये बजट है, आपका जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या नया माल जो आपने खरीदना है उसका ये बजट है, क्योंकि हमने मंथली इतना टका प्रॉफिट हमने एक बेसलाइन रख रखी है, इतना हमारे को निकालना है, इतना टका निकालने के लिए हमारा ये बजट है। फिर जब मंथ एंड हो जाता है तो एक रिपोर्ट बनती है कि भाई बजट इतना था, 100 रुपए का बजट था, 105 रुपए का खर्च हुए। तो फिर वहां एक ऑनेस्ट एक कन्वर्सेशन होती है कि भाई 105 क्यों हुए, या तो 5 रुपए की गलती है भाई, तो जनरेशन कहेगी, सामने वाला कहेगा कि हाँ ये मुझसे गलती हुई। अगर बार बार हो रहे होंगे तो हो सकता लगे कि भैया हमने बजट ही कम करके दिया हो। तो हर चीज पे एक ऐसे क्लैरिटी आ जाती है। तो यहाँ पर ओल्डर जनरेशन का रोल है कि वो सिस्टम बनाए या बनाने में हेल्प करे, अकाउंट्स एंड फाइनेंस पे वो कंट्रोल रखे और मंथली उसको रिव्यू करे कि हमने भाई ये बजट बनाया था, ये प्लान बनाया था और ये उसका रिजल्ट आया। मैं जिन लोगों के लिए हैंडल करता हूँ वहां वीकली हम उसको करते हैं कि भाई इतनी लीड्स, हमारे इतने इनवॉइसेस हफ्ते के होने चाहिए। हमने कहा कि भाई 80 इनवॉइस होने चाहिए, तो हर मंडे को देखते हैं कि कितने हुए। तो वहां पर एक नजर रहती है कि कितने हुए। अगर 100 हो रहे हैं तो फिर हम अपना प्लान बढ़ा देते हैं, अगर लगातार 60 हो रहे हैं तो हम अपना प्लान थोड़ा सा कम कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई पर इनवॉइस वैल्यू, हमारी पर इनवॉइस आपकी इतनी सेल होनी चाहिए।
वहां देखते हैं कि पर इनवॉइस कितनी सेल हो पा रही है। तो टीम भी खुश है। टीम अब इतनी खुश है कि वो कहीं जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको क्लैरिटी है, बार बार उनको पोक नहीं किया जा रहा, उनको एक हफ्ते में एक टारगेट दे दिया जाता है और अगले हफ्ते उसका हम रिजल्ट देख लेते हैं। सेम सिस्टम फैमिली में भी लगना चाहिए, चाहे वो हफ्ते के बेस पे लगे या वो महीने के बेस पे लगे। प्लान कीजिए और उसके सामने एक्चुअल देखिए। तो या तो कहीं ना कहीं सिस्टम मॉडिफाई कर जाएगा, अगर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में गड़बड़ है तो फिर सारा फोकस अपने आप उस पर आ जाएगा कि भाई जो आपको मांगा था, जो प्लान दिया था वो है, इसका मतलब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो मतलब सिस्टम लगाने के दोनों फायदे हैं, एक तो हमारे को अपना सिस्टम इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है, और अगर कोई रिसोर्स में प्रॉब्लम है तो रिसोर्स पे फोकस आ जाता है, रादर देन मड स्लिंगिंग कि तूने ये किया और तूने वो किया। ओल्डर जनरेशन के पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने बीज लगाया, जीरो से स्टार्ट करा, सो दैट एक्सपीरियंस कैन बी यूज्ड। यंगर जनरेशन के पास दे आर मोर टेक सेवी। आज एआई आ गया है, तो एआई को ओल्ड जनरेशन उसको इग्नोर नहीं कर सकती। यंगर जनरेशन इज इन अ बेटर पोजीशन टू इम्प्लीमेंट एआई, या ईआरपी लगाना है, सीआरएम लगाना है। तो अगर फ्यूजन हो जाए इस एक्सपीरियंस और यंग एनर्जी का, तो ग्रोथ हो सकती है। और फ्यूजन तभी हो पाएगा जब पेपर पे हमारे प्लान टारगेट्स लिखे हों और वीकली या मंथली बेस पे उसकी हमारी एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड बन रही हो। तो आप देखेंगे 6 महीने में, 6 से साल महीने में ही सारा सिस्टम पूरा एकदम बिजनेस चकाचक सेट हो जाएगा और आराम से ट्रांजिशन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो बिजनेस तो जो होना है होगा, रिलेशन सबसे ज्यादा सफर करेंगे। और ऐसी चीजों में जहां पर ये सिस्टम्स बने हुए हैं, इवन आप देखिए जब अंबानी के भाइयों में भी प्रॉब्लम आई थी, बिकॉज एवरीथिंग वाज सो क्लियर एंड क्रिस्टल, कि वो लड़ाई वहीं पे रुक गई और दोनों भाइयों में आराम से उनका डिवीजन हुआ। आर यू अवेयर कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का जो डिवीजन हुआ, दैट वाज सो क्रिस्टल क्लियर। हेलो? यस सर, अनिल अंबानी को कुछ डिविजन दे दिए, मुकेश अंबानी को कुछ डिविजन दे दिए, बिल्कुल। तो जियो उस दिन, जिस दिन उनके पेपर पे क्लॉज लिखा था मुकेश के लिए कि वो टेलीकॉम में नहीं आ सकता 10 साल के लिए, जो भी क्लॉज 15 साल के लिए, जिस दिन वो खत्म हुआ नेक्स्ट डे जियो लॉन्च हुआ था। यस मतलब सच क्लैरिटी। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। सर, जैसे हम भी टेक्सटाइल बिजनेस में, आप भी है, तो ऑफलाइन बिजनेस चलाते हैं, उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना चाहिए, कुछ फॉर्मेट का एडवाइस, या कैसे टाइम निकालना चाहिए, या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, अभी डिपेंड करता है। मान लीजिए अभी सबसे मेजर पार्ट क्या है आपके बिजनेस का? सेल्स एंड परचेज। सेल्स एंड परचेज। अभी सेल्स भी बने पर परचेज, ठीक है। हाँ। तो जो भी अभी आपके दिमाग में, मैं कोई हाईटेक चीजें नहीं कह रहा, जो भी आपके दिमाग में है, अभी आप भी परचेज करते होंगे मान लीजिए, यस। तो 2-4 चीजें जो आप अपने दिमाग में रखते हैं कि भाई मेरी पर पीस की कॉस्ट प्राइस इतनी होनी चाहिए, मैं क्रेडिट डेज इतने होने चाहिए, एटलीस्ट वो तो पेपर पे लिखा जा सकता है। राइट। वहां से तो स्टार्ट किया जा सकता है। कोई कहता है यार मैं कंप्यूटर सेवी भी नहीं हूँ, मुझे नहीं आता कंप्यूटर में, कोई बात नहीं, पेन पेपर से तो लिखा जा सकता है कि यार ये यस सर। मेरी पॉलिसी है कि मेरी मंथली परचेज किस चीज पे डिपेंडेंट है? क्या आपके पिछले महीने की सेल्स पे डिपेंडेंट होती है मंथली हाँ। मंथली परचेज आपकी? नहीं, जैसे जो भी डिमांड है, वो जैसे हमने सेल्स किया, जो भी हम ऑर्डर्स लेके आए, वो आगे प्लेस करते हैं, वैसे परचेज करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस में। अच्छा, आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, यस ठीक सर। है। तो प्राइस पे आपका एक होगा, कोई ना हाँ। कोई चीज प्राइस पे होगी, क्रेडिट डेज पे होगी, हम्म। ठीक है। इन चीज को आप डॉक्यूमेंट करो। ओके। सेकंड चीज, डिस्काउंट पॉलिसी क्या है आपकी? यस। क्रेडिट डेज किस हिसाब से देते हैं? मन मर्जी नहीं, लिखें आप क्रेडिट डेज कैसे देते हैं।
राइट। ये सिंपल चीजें तो हम कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई हाईटेक चीजें ही नहीं चाहिए। हाँ तो बिल्कुल हम खुद कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में। मैंने आपको क्या कहा, जब आप सोचें कि कल आपने अब ट्रांजिशन करना है, आपने अपने बच्चे को देना है, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ये ले करने लग जा, फिर जब वो गलत करेगा वो फिर उसको डांटेंगे, नहीं। उसको आप एक पेपर देंगे कि यार मैं इस असूलों के हिसाब से बिजनेस चलाता हूँ, पहले तू मुझे इस पे चला के दिखा, फिर इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उसको पता तो होना चाहिए कि भाई चलता कैसे है बिजनेस। हाँ सही है, बिल्कुल। या तो ये तो अभी मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई। अभी मैंने आपको ये बेसिक बताया, ये हो सकता है, इमीडिएटली हो सकता है। ये तो इमीडिएटली हो सकता है, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। आप एक संडे का दिन रख लो, हर संडे का दिन रख लो और ये चीजें करो बस अपने फैमिली के साथ बैठ के। वो भी खुश रहेंगे कि यार क्लैरिटी है हमारे को। यस सर। अब मैं जब सिस्टम्स कह रहा हूँ तो सिस्टम्स हमने कहाँ कहाँ लगाने हैं। एक फैब्रिक बिजनेस के लिए हमने परचेज पे जरूर लगाना है कि भाई परचेज हमारे क्या, हमारे वेंडर्स हैं। बिल वाइज परचेज हमारे गूगल शीट में या एक्सेल शीट में होनी चाहिए। बिल वाइज हर बिल एक एक्सेल रो में होना चाहिए। पवन जी शायद आप ये करते भी होंगे। हाँ जी बिल्कुल। मतलब उसका फायदा क्या है कि वहां से हमारे को मतलब क्लैरिटी आती है कि यार ये बिल पेंडिंग हो रहा है, मेरे को ये 60 दिन का क्रेडिट मिला है, ये 30 दिन का क्रेडिट मिला है, इसने मेरा जीएसटी भरा है या नहीं भरा। मतलब वो एक रो में उसके उसके अगेंस्ट डेबिट नोट है या नहीं है, वो एक रो में क्लैरिटी है। महीने में एक बार बैठे और सबके चेक बना दिए या सबकी एनईएफटी कर दी, वहां बहुत क्लैरिटी। आप देखिए आप बहुत टाइम बच जाएगा अगर वहां का आप मेरे से कोई संपर्क करना चाहे, मेरे पास वो सिस्टम बना पड़ा है कैसे हम अकाउंट से इतना सारा टाइम बचा सकते हैं। हाँ लेकिन ये है कि एक बार इनपुट करना पड़ेगा कि हर एक्सेल शीट में या गूगल शीट में रो वाइज मैंने इनपुट कर रखे हैं अपने बिल्स, उनके अगेंस्ट मेरे डेबिट नोट्स रहेंगे। वही मैं ट्रैक कर पाऊंगा कि मेरी जीएसटी पे हुई है या नहीं हुई, वेंडर ने पे करी या नहीं करी। तो मेरा जो अकाउंट्स का पर्सन है वो जाके देखेगा पोर्टल में कि इसने करी है या नहीं करी। सेकेंड, प्रोडक्शन प्लानिंग। अब किसी का मान लीजिए प्रोडक्शन, अभी शायद प्रोडक्शन का है नहीं, मान लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कपड़े के काम में सबसे बड़ा जो पैसा है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो एटलीस्ट आइडियली मेरी नजर में तो हर फैब्रिक का कोड बना होना चाहिए। मगर अगर हर फैब्रिक का नहीं भी है तो एटलीस्ट जो हमारे जो दिख रहा है, जो फास्ट मूविंग है, उनके तो कोड बने हो हमारे पास, और उनका इन एंड आउट परफेक्ट परफेक्ट 0 एरर होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फैब्रिक कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग को दोबारा नहीं बनाएंगे। बहुत सारे लोग तो यही बेवकूफी कर रहे होते हैं कि जो नहीं हिल रहा उसी को ही दोबारा दोबारा करी जा रहे हैं, उसी को ही खरीदी जा रहे हैं क्योंकि वो सस्ता मिल रहा था मुझे। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तो मैं कह रहा हूँ इतना हमारा एक कपड़ा व्यापारी का इतना गोल्ड छुपा हुआ है। मतलब जो वो करोड़ रुपया लगा रहा है वही काम 25 लाख 30 लाख 40 लाख में हो सकता है। बस वहां पर फोकस करना है कि मैंने हर एक फैब्रिक को कोड दिया और उसको देखा कि वो हर रोज का कितना आउट होता है, उसका मेरा कितना स्टॉक है, उसको कब रीस्टॉक करना है। ये भी मेरे पास पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये तो गोल्ड सिस्टम है। ये मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ। इस सिस्टम की वजह से मैं 1 करोड़ पे 4 करोड़ की सेल करता हूँ। मतलब मेरे को अगर कोई 1 करोड़ का स्टॉक दे दे साल का और बोले कि आपका 1 करोड़ से ऊपर स्टॉक नहीं जाना चाहिए, तो मैं कम से कम 4, 4.5, 5 करोड़ की सेल करूं साल में। और फैब्रिक इंडस्ट्री में लोग 1.5 करोड़, 2.25 करोड़ पे ही रुक जाते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि उनके पास स्टॉक क्या पड़ा है। पवन जी, एम आई राइट? राइट सर। राइट सर। हाँ जी सर बिल्कुल। ये तो तो बहुत बड़ा वहां तो दिक्कत रहती है। गोल्ड छुपा है। मतलब मैं कह रहा हूँ बाहर क्या ट्रम्प क्या कर रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, ये सब छोड़ो। पहले तो यही गोल्ड पड़ा हुआ है हमारे पास कि अगर हमारे को ये पता हो कि मेरे पास क्या पड़ा है, कितना पड़ा है और उसकी डेली उसकी मूवमेंट कैसी है। तो अब आप देखिए यहीं से जब हम चीजों को इम्प्रूव करने चलेंगे
तो ही आगे हमारा ट्रांजिशन स्मूथ होगा। अब आप सोचिए कि मैंने एक अनअकाउंटेड, मेरे पास 5, 6, 7 करोड़ का, ऐसे कपड़ा व्यापारी ऐसे ही है, मैं जितना देखता हूँ किसी का 5 करोड़ का गोडाउन भर रखा है, 6 करोड़ 7 करोड़ का। अब वो जब आगे अपने बच्चे को देगा, अब वो क्या बोलेगा कि नुकसान हुआ या फायदा हुआ या क्या हुआ? आपने तो एक टोकरा भर के दे दिया, आपको पता ही नहीं कि उस टोकरे में है क्या। सो यहाँ पर हमारा सिस्टम लगना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत पैसा बचा सकते हैं अगर हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक हो गई। और मैं आपको बताऊं, आज के सोशल मीडिया के टाइम पे, मतलब अगर हमने 1000 फैब्रिक्स, 1000 भी बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 500 फैब्रिक्स भी अगर ढंग से कोड करके उसको ढंग से मार्केट कर रहे हैं आगे सोशल मीडिया पे या जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखोगे उसी में ही वो इतना घूम रहेगा, इतना दुनिया भर का बोझा लेने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड इज प्रोडक्शन प्लानिंग। जो लोगों की मशीनें लगी हुई है वहां, अब जब वहां पर सक्सेशन होता है, दूसरी जनरेशन आती है, फिर वहां प्रॉब्लम आती है। अब अगर मेरी हर मशीन मैप्ड है, मैप्ड का मतलब ये, एक मशीन अगर उसमें जितनी भी शिफ्ट है, एक शिफ्ट है या 2 शिफ्ट है, तो शिफ्ट वाइज उसकी क्या रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे मैं एम्ब्रॉयडरी की मशीन्स भी बेसिकली हैंडल करता हूँ, मल्टी हेड शिफ्टली दोनों। तो हम हर रोज का ये देखते हैं कि भैया हमारे कितने स्टिचेस निकले 12 घंटे की शिफ्ट में, कौन वो बंदा कौन था, उसका नाम, क्या कपड़ा रखा, क्या डिजाइन था, 4 4 8 4 12 4 एम्ब्रॉयडरी में ऐसे डिजाइन वो होते हैं, रिपीट्स होते हैं। तो हर मशीन की हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाती है, डेली की आ जाती है, हफ्ते की, उसको महीने की। तो मान लीजिए जब अब 10 मशीनें हैं, 20 मशीनें हैं, कल को हमारा जब सक्सेस होना है तो वो 6 ज्यादा रख ले। हेलो, हेलो। हाँ जी सर, वाला समझ लिया, इन्वेंट्री। सो इन्वेंटरी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में हमारे ये अक्सर एटलीस्ट सेल्स, क्योंकि हम इनवॉइसिंग तो हर कोई उससे कर ही रहा है, अपना ईआरपी से या किसी भी टैली बिजी वगैरह सॉफ्टवेयर से कर रहा है, तो क्लाइंट्स की लिस्ट तो हमारे पास एटलीस्ट होती है। अगर हमारे पास लीड्स की भी लिस्ट होने लग जाए, जिनको हमने कपड़ा नहीं बेचा, पर उनका अगर हमारे पास डेटा आए, तो कल को वो लिए बहुत, मतलब जब ग्रोथ हम सोचेंगे कि हमें 10x करना है, या कोई दूसरा हमने शोरूम खोलना है, दूसरी ब्रांच खोलनी है, या फ्रेंचाइजी सिस्टम में जाना है। देखिए, मतलब लीड अगर हमारे पास सीआरएम में कलेक्टेड है, तो फ्रेंचाइजी कल को हम, भगवान करे आप इस लेवल पे पहुंचे जहां आप अपनी फ्रेंचाइजी दे पाए, तो फ्रेंचाइजी सिस्टम कहाँ कैसे दे पाते हैं हम अपना है कि हम कहाँ से हमारे को सबसे ज्यादा लीड्स आ रही हैं, तो फिर वहां हम फ्रेंचाइजी देने की कोशिश करते हैं। मैं आगे कभी कोई टाइम मिलेगा मुझे, तो मैं फ्रेंचाइजी सिस्टम पे बनाऊंगा। मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर हमारा सिस्टम थोड़ा सा सिस्टमाइज्ड हो जाए, तो फ्रेंचाइजी बिकती है, हमारे बिजनेस की फ्रेंचाइजी तक बिक सकती है। लेकिन कंडीशन यही है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए, सिस्टम्स होने चाहिए। लोग क्यों फ्रेंचाइजी खरीदते हैं? मान लीजिए कोई लेवाइस की फ्रेंचाइजी खरीद रहा है, या क्रॉक्स की, या नाइकी की, या क्योंकि उन लोगों ने सिस्टम बना रखे हैं और प्रोडक्ट है, तो वो 50-50 लाख की फ्रेंचाइजी बिक रही है। मेरे सामने की बात है, दिल्ली में एक ज्ञानी आइसक्रीम है, बिल्कुल देसी, फर्स्ट जनरेशन, बिल्कुल देसी, सिर्फ आइसक्रीम बनाते थे, वो भी कुल्हड़ वाली। आज उनकी फ्रेंचाइजी सिस्टम है। हैट्स ऑफ टू द फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने ट्रांजिशन स्मूथ करा। आई थिंक अब सेकंड या थर्ड जनरेशन है, आई डोंट रियली नो, लेकिन
मैं अपने लोकल टाउन में ही देखता हूँ तो मुझे 8-10 फ्रेंचाइजी उनकी दिख जाती है, पता नहीं इंडिया में कितनी होंगी उनकी। सो इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि वो डेटा एक सिस्टम लगाया, स्मूथ ट्रांजिशन हुआ और अब ग्रोथ हो रही है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? सर सेल्स में और मार्केटिंग में क्या सिस्टम लग सकता है? हाँ ठीक। तो मार्केटिंग में अब डिपेंड करता है कि अगर शायद आपका B2B है ना सर? हाँ B2B। हाँ जी। तो आप अपनी लीड्स को कैप्चर करना शुरू करें। गूगल शीट पे आसानी से लीड कैप्चर होती है। अगर CRM नहीं भी है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं भी लगाना चाहते, वैसे इसके लिए पर्टिकुलर CRM बोलते हैं, CRM लगता है जहां पर हर लीड कैप्चर हो जाती है। अगर वो नहीं भी है तो फ्री में भी करना चाहते हैं तो एक गूगल शीट पे लीड कैप्चर होती है, उसका नाम, फोन नंबर, उसने क्या मांगा था। फिर वहां से हमारे को एक आइडिया लगने लगता है कि यार इनमें से इतने लोगों ने हमसे लिया, इतने लोगों ने नहीं लिया, इतने लोग जिन्होंने नहीं लिया वो कहाँ के थे और वो क्या प्रोडक्ट मांग रहे थे। तो मान लीजिए आपको सेकंड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो वहीं से आइडिया आएगा, यार मेरे पास तो इस प्रोडक्ट के मेरे पास इतनी इंक्वायरी आ रही है पर मैं ये प्रोडक्ट करता नहीं, लेकिन अब मैं अगर ग्रोथ करना चाहता हूं तो क्या मैं ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, क्योंकि जो वही लोग मुझसे ये प्रोडक्ट मांग रहे हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा है मेरा आपको? हाँ सर। लेकिन जब वो मैप्ड होगा तभी तो आप एक डिसीजन ले पाएंगे। जी सर। तो कोई हाईटेक कुछ चीज नहीं है डॉक्यूमेंट करना, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में पहले भी अपने इसमें वेबिनार्स में बोल चुका हूं, ह्यूमन ब्रेन की एक बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है। आज आप मुझसे जो सुन रहे हैं 2 दिन के बाद कुछ आप अपने कामों में लग गए, ये सब बातें भूल जाएंगे। लेकिन जब वो चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, जैसी टाइम मिला, जब डॉक्यूमेंट होती है तो फिर हम वहां दोबारा से वहां पर हम उस पर धीरे धीरे काम कर पाते हैं। लेकिन अगर चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो ह्यूमन ब्रेन की बहुत एक लिमिटेड मेमोरी है, उसमें जो नई चीजें हैं वही याद रहती है, जो बैकलॉग होता है वो पीछे चला जाता है। राइट सर। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जतिन सुतारिया जी, आप कहाँ से हैं? हेलो जतिन सुतारिया जी। हेलो। हाँ जी सर, आप कहाँ से हैं सर? सूरत से। क्या काम है सर आपका? ग्रे वर्ड डाइट फैब्रिक ट्रेडर। अच्छा, क्या कॉटन या विस्कोस? पॉलिएस्टर, विस्कस, नायलॉन। किस नाम से है सर आपकी कंपनी? नारायण टेक्स। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ठीक है, शुड आई कॉल इट ऑफ देन? जी सर, थैंक यू सो मच सर। Okay sir, so HG sales में we have process that we get new samples from manufacturing and we should to offer what should HG एक बार आपको संपर्क करना पड़ेगा। मैं अभी आपका ये चैट समझ नहीं पा रहा, मुझे पूरा आपसे समझना पड़ेगा जो आप कहना चाहते हैं। जी सर, अभी अभी मुझे कॉल चैट ऑफ में कर तो रहे हैं आपने, या अभी बात कर लेंगे? आप बताएं, बोलिए। जी सर, तो हम लोग मैन्युफैक्चरर से नया सैम्पलिंग लेते हैं और रिटेलर्स और कटर्स मतलब गारमेंट यूनिट को सैम्पलिंग दिखा के वो ऑर्डर लेके आगे काम करते हैं। फैब्रिक का ना आप कह रहे हैं ना, जी फैब्रिक जी का? जी, फैब्रिक ठीक का। है। तो इस चीज में क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए सर? सेल्स के लिए क्या मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए सर? मैन्युफैक्चरर से आपने सैंपल्स उठाया, सैंपल्स का क्या लेंथ होता है? 25 सेंटीमीटर का स्वॉच होता है? जी जी जी, जो स्वॉच होता है और उसका कलर चार्ट होता है। अच्छा ठीक वो है, चार्ट उसके देते बाद? हैं। उसके हाँ, बाद में हम लोग जो रिटेलर फैब्रिक शॉप्स होते हैं, हाँ, फिर जो हाँ, गारमेंट हाँ, मैन्युफैक्चरर होते हैं, जिसको जो भी हाँ, चीज लगती है वो उनको दिखाते हैं, उनका ऑर्डर लेके आते हैं और उनको हाँ, डिस्पैच करते हैं। इस चीज में हाँ। क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए सर? इसमें तो आई थिंक आप ऑलरेडी कर रहे होंगे ना डॉक्यूमेंटेशन। भाई खाली मान हम तो लीजिए ऑर्डर आपने, फॉर्म बनाते हैं और कुछ मतलब डेटा के लिए कुछ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते सर। हम्म,
नहीं तो अभी जो ऑर्डर लेते हैं वो कैसे लेते हैं फिर? ऑर्डर फॉर्म में ले लेते हैं कि भाई इनकी ये रिक्वायरमेंट, मतलब इनका ये नाम है, इन्होंने इस सैंपल में से ये कलर मांगे हैं, ये डिजाइन मांगा है, फिर वो लेके आ जाते हैं और ऑर्डर उनको भेज देते हैं। समझ गया सर। ये तो अब आपके देखिए, अब आपके पास गोल्ड है। जी। अगर वैसे तो आसानी से हो जाएगा ये, हाँ। एक गूगल शीट में हम्म, मैंने ये देखा कि क्या क्या मुझे ऑर्डर मिले। ओके। अभी जस्ट समझाने के लिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोड 1 से 100 है फॉर एग्जांपल, जस्ट टू राइट। मेक इट इजी। 1 से 100 मेरे पास कोड्स हैं, हर फैब्रिक का कोड है 1 to 100। ओके। तो मैं ऐसा डेटा बनाना चाहूंगा कि जो नंबर 1 फैब्रिक है उसको आगे किस किस सप्लायर ने क्या क्या ऑर्डर दिया, वो सप्लायर कहाँ का था, मतलब मैं लोकेशन भी देखना चाहता हूँ और उसकी मीटरेज भी देखना चाहता हूँ। ओके। दो चीजें मैं देखना चाहता हूँ कि ये फैब्रिक, ये सप्लायर और ये मीटरेज। ओके। तो पहले ये डेटा इकट्ठा करना है शुरू करिए, क्योंकि देखिए अब इसमें क्या होगा, अब एआई आ गया है। राइट। जब मैं ये डेटा एआई को दूंगा तो वो इसको और अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकता है कि भैया ये वो फैब्रिक को स्टडी कर सकता है और उसको इनपुट हम ये दे रहे हैं कि भैया यहाँ यहाँ का है। तो फिर हम उसके साथ जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो हमारे लिए नए एवेन्यूज खुल सकते हैं। फिर वो शायद ये बता सकता है कि भाई ये वाला फैब्रिक जो है अगर फलानी जगह का बंदा ले रहा है तो आप बिहार के फलानी जगह जरा इसको कैंपेन चलाओ, शायद ये वहां भी बिक जाए, या वेस्ट बंगाल में चलाओ तो वहां भी बिक जाए। क्योंकि वो फट से अपने डेटाबेस में देख लेगा कि इस फैब्रिक की और कहाँ कहाँ डिमांड है। भी तो आप तो फिजिकली 4 या 6 जगह ही जा पाए ना, मतलब आपकी एक लिमिट है, आप हाँ। कहाँ कहाँ तक जा पाओगे, मतलब जो भी हाँ, 10 जो हमसे 20 ले रहा होगा 50 उन्हीं के पास में जाएंगे। वहीं जा पाओगे। हाँ। लेकिन उस फैब्रिक की तो बहुत जगह और भी डिमांड होगी। राइट। तो अगर ये इनपुट, ये बेसिक हमारे पास एक डेटा कलेक्टेड है तो हम आगे फिर एआई को ये डेटा दे सकते हैं। फिर वो आपको बताएगा कि भाई तिरुपुर में भी है और चेन्नई में भी है और पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो दिस इज द पावर ऑफ डेटा। मतलब आज के टाइम में, मतलब अभी जब तक एआई नहीं था तब तक तो इतना स्कोप नहीं था, राइट। लेकिन अब तो आपके हाथ में पावर आ गई है कि अगर हम, वो खुद ही बताएगा भाई कि आप यहाँ कर रहे हो और आपका फलाना ये क्लाइंट। अब आप देखो कितनी पावर है एआई में कि मैंने मतलब ये बताया, मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को मैंने डेटा में ये बताया कि इसने मुझसे 1000 मीटर ये फैब्रिक, ये री इमेज ये उठाया। अब वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को सर्च करेगा जाके नेट पे, ओके। एआई के पास ये पावर है। तो उसको एक प्रोफाइल दिख जाएगा कि यार एबीसी कुर्तियां बनाता है फॉर एग्जांपल, और उसने ये उठाया, ये फैब्रिक उठाया। तो वो वैसे और ढूंढेगा वैसी कंपनीज और आपको एक लिस्ट दे देगा कि यार ये भी कुर्ती सप्लायर्स है। और इनकी जब मैं वेबसाइट पे या इनके सोशल मीडिया पे मैंने जाके देखा तो लगभग लगभग ऐसा ही फैब्रिक का गारमेंट बना के बेच रहे हैं वो भी। राइट। पहले हमारे पास ये वाली चीज नहीं थी, अब हमारे पास ये पोटेंशियल है कि वो सर्च कर सकता है लाइव जाके कि यार इस फैब्रिक का ये भी ऐसे लोग गारमेंट बना के बेच रहे हैं या ये बेच सकते हैं, सिमिलर ट्रेंड है इनका, आप इनको जाके मार्केट करो। ये लो इनका इंस्टाग्राम, ये लो इनका फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, वो भी फट से आपको एक ही प्रॉम्प्ट में ला के दे देगा। राइट। बस अब तो फिर मार्केटिंग करनी है आपको, तो ये पता चल गया कि मेरे को भाई मार्केटिंग किस पे करनी है, या व्हाट्सएप भेजना है या डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, वो फिर एक अलग मतलब है। लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल गया मेरा घर कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू वेरी मच। Okay, should we call it off? ओके सर, थैंक यू। Okay, thank you. बाय बाय। Thank you so much. Yeah.